बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट। बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट के लिए हम लोग सबसे पहले अपने पास एक डाटा लेंगे एग्जांपल के तौर पर, और उसमें देखें ये एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। इसमें हम लोगों ने ना 5 चीजें फाइंड करनी होती हैं। इस डाटा की मिनिमम वैल्यू एक्स नॉट, इस डाटा की मैक्सिमम वैल्यू एक्सएम, और तीनों क्वार्टाइल्स Q1, Q2 एंड Q3। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये तमाम वैल्यूज फाइंड कर ली। इस हमारे पास डिस्क्रीट डाटा से ये तमाम वैल्यूज फाइंड कर ली। बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट को बनाने के लिए, या अगर बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट गिवन है तो ये 5 इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती हैं वहां से। किसी भी डाटा की मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और तीनों क्वार्टाइल्स आप लोगों को मिल जाएंगे। और जब आप लोगों ने बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट बनाना हो तो यहाँ पर देखें ये कुछ इस तरह से, नीचे ये इसकी टाइम, ये एक्स एक्सिस मतलब जैसे वैल्यूज वगैरह गिवन है, ये गिवन है। उसके बाद बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट आपके पास ये है जहां पर ये बॉक्स बना हुआ है और उसकी दोनों साइड्स पर ये इसके व्हिस्कर्स मौजूद हैं। अब आप लोगों ने सबसे पहले बॉक्स को बनाना है। बॉक्स Q1 से स्टार्ट होता है और Q3 पे एंड होता है। आपने देखना है कि आपके डाटा में Q1 की वैल्यू क्या है। तो आपके डाटा में Q1 की वैल्यू आपको मिल गई 6.25 और Q3 की वैल्यू क्या है 16.75। आपने 6.25 से लेकर 16.75 तक अपने पास बॉक्स बना लेना है। अब जो Q2 होता है वो हमेशा Q1 एंड Q3 के इन बिटवीन होता है, इन बिटवीन। अब हमारे पास Q2 की वैल्यू क्या है 12। आपने जहां पर भी 12 हो वहां पर जाके एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ये आपके पास Q2 की वैल्यू हो जाएगी। तो बॉक्स की मदद से आपको 3 वैल्यूज पता चल जाएंगी। बॉक्स का स्टार्ट Q1 लोअर क्वार्टाइल, बॉक्स का एंड अपर क्वार्टाइल, और बॉक्स के इन बिटवीन जो लाइन मौजूद होगी वो Q2 या मीडियन की वैल्यू होती है हमारे पास, वहां से Q2 मिल जाएगा। Q1 से लेकर मिनिमम वैल्यू तक आप लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, इसे कहा जाता है व्हिस्कर। Q1 से लेकर मिनिमम वैल्यू तक, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये मिनिमम वैल्यू हमारे डाटा की थी 2, तो 2 से लेकर 6.25 तक ये इसका एक व्हिस्कर आ गया। और Q3 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डाटा तक, Q3 हमारे पास था 16.75 और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डाटा हमारे पास है 25, तो यहां तक एक और व्हिस्कर हमारे पास आ जाएगा। अब ये जरूरी नहीं कि आपके लिए नीचे वो टाइमलाइन बना के दे, सिर्फ ऊपर बॉक्स एंड व्हिस्कर भी दे सकता है। एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। अब यहां से आपको पांचों वैल्यूज का पता चल गया। अब कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे ले सकता है कि अगर आपके पास बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट मिल जाए तो आप लोग रेंज नहीं बता सकते। रेंज क्या होती है हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, जहां चल रही है आप रेंज की वैल्यू से बता सकते हैं। आप सेमी रेंज की वैल्यू बता सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज की वैल्यू भी बता सकते हैं। इसी तरह क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, बॉयलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आप बता सकते हैं। कि आप लोगों को सिर्फ बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट दिया जाए और कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछ ली जाए तो ये आपको बेसिकली डाटा उसने बता दिया। इसी तरह आप डाटा की सिमेट्री या सिक्यूनेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सिमेट्री एंड सिक्यूनेस के लिए हम लोगों ने पढ़ा था Q3 माइनस Q2 एंड Q2 माइनस Q1 अगर इक्वल टू है तो सिमेट्री, ग्रेटर देन का साइन है तो पॉजिटिवली सिक्योर, लेस देन का साइन है तो नेगेटिवली सिक्योर। तो यहां से देख के पता चल सकता है, जैसे 16.75 माइनस 12 मेरे पास आंसर आ जाएगा 4.75, 12 माइनस 6.25 तो मेरे पास आंसर आ रहा है 5.75। तो देखिए हमारे पास Q3 माइनस Q2 लेस देन है Q2 माइनस Q1 से, तो फिर नेगेटिवली सिक्योर्ड है ये डाटा।
आप लोग ये इंफॉर्मेशन भी उसे दे सकते हैं। अच्छा, वैल्यूज गिवन हो तो आप तो फाइंड कर लेंगे उनके दरमियान डिफरेंस इक्वल है, ग्रेटर देन है या लेस देन है। कभी कभी ऐसा होता है कि वैल्यूज नहीं गिवन होती, सिर्फ बॉक्स एंड विस्कर या सिर्फ बॉक्स बना के दे देता है और आपसे कहता है कि बताएं डाटा इज, और ऑप्शन में आ जाता है सिमेट्रिकल, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, कैन नॉट डिटरमिन। अब इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम लोग डिटरमिन नहीं कर सकते, चाहे वैल्यूज गिवन नहीं है, आप लोगों ने इनके बॉक्सेस के साइजेस को देखना है कि अगर आप लोगों को बॉक्सेस के साइज इक्वल नजर आए तो सिमेट्रिकल, राइट हैंड साइड का बॉक्स ग्रेटर हो तो पॉजिटिवली सिक्योर्ड, और अगर लेफ्ट हैंड साइड का बॉक्स ग्रेटर है तो नेगेटिवली सिक्योर्ड। क्लियर? बता देंगे इतना सा था बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं। क्लियर? उसके बाद आप लोगों ने स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले को पढ़ा था। स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले, ये वैल्यूज मेरे पास गिवन है, इन वैल्यूज की मदद से हम लोगों ने स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले, तो ये हमारे पास स्टेम एंड लीफ आ गया। अब यहां पर भी बहुत सी इंफॉर्मेशन बताई जा सकती है। अब देखें इस यहां पर इस डाटा की मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 3। फर्स्ट स्टेम की फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट लीफ, मिनिमम वैल्यू ऑफ द डाटा होगी। इस यहां पर इस डाटा की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? फॉर लास्ट स्टेम का लास्ट लीफ, ये हमारे पास ग्रेटर वैल्यू ऑफ द डाटा होगी। तो क्या रेंज नहीं बता सकते? सेमी रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, यहां से मीडियन भी फाइंड हो सकता है। यहां से मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले किस इंफॉर्मेशन की जरूरत है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का पता कहां से चलेगा? लीफ को काउंट करके। तो आप लोगों ने ये एक किस्म का डिस्क्रीट डाटा कंसीडर करना है, लीफ को काउंट कर लेना है अपने पास। लीफ को काउंट करें, हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही हैं? 15। तो 15 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 8th वैल्यू, और यहाँ पर वैल्यूज सीक्वेंस के साथ है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 19 हमारे पास मीडियन की वैल्यू बन गई है। इसी तरह से आप Q1 फाइंड करके दे सकते हैं, Q2 फाइंड करके दे सकते हैं जो कि 19 ही होगा, और Q3 फाइंड करके दे सकते हैं। तो वहां से क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, बॉयलेज, कोएफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस बता सकते हैं। राइट? मॉड की वैल्यू बताई जा सकती है। मॉड की वैल्यू क्या होती रहती है हमारे पास? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डाटा इज कॉल्ड मॉड। तो मेरे पास यहाँ पर मॉड की वैल्यू क्या होगी? ये ही नहीं समझना कि हमारे पास ये देखें सर 8 रिपीट हो रहा है, 8 8 8, तो 8 इज मॉड। नहीं, यहाँ पर जो 8 मौजूद है वो 18 है, यहाँ पर जो 8 मौजूद है वो 28 है, और यहाँ पर जो 8 मौजूद है वो 38 है। तो ये डिफरेंट वैल्यूज हैं। आपने एक ही स्टेम में मौजूद लीव्स, अगर नंबर ऑफ लीव्स एक ही वैल्यू ज्यादा है तो वो आपके पास मॉड की वैल्यू बन जाती है। यहां पर अगर आप लोग देखें ना तो हमें ऐसी कोई वैल्यू नजर नहीं है, लेकिन अगर मैं यहां पर ये कर दूं कि यहां पर एक और 9 मौजूद है, 19 अब मॉड की वैल्यू बन जाए। ओके, एक ही लीफ में जाकर, एक ही स्टेम के लीफ में जाकर वहां पर देखो कि कौन सा ऐसा लीफ है जो मोस्ट रिपीटेड है, वो आप लोगों के पास मॉड की वैल्यू बन जाएगी। ये बात क्लियर हो गई? क्या आपको बॉक्स एंड विस्कर, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले क्लियर हो गया? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस में देख लिया था। क्या वो कॉन्सेप्ट क्लियर था आप लोगों को? अब हम लोग चलते हैं कि अगर हमारे पास हमारे प्रैक्टिस नोट्स के अंदर कोई क्वेश्चन ऐसे जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए तो हम लोग उनको कंप्लीट कर लेते हैं, अदरवाइज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 1। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। इन क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें तो हम लोगों ने लास्ट में 22, 23, 24 ये सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 25। क्वेश्चन 25 को पढ़ें और इसका आंसर दें, जल्दी करें। इस क्वेश्चन में आपको मीन की वैल्यू बता दी गई 50, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू बता दी गई 4,
कहते हैं डिटरमिन द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स, और वो हमारे पास y की फॉर्म में मौजूद है। अब सबसे पहले हम मीन की बात करें तो मीन फाइंड करने के लिए आप सिंपल x को रिप्लेस कर दिया करो x के मीन के साथ, तो यहां पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 प्लस 50। अगर मीन की बात करें तो ऑप्शन ए का y का मीन बन जाएगा 62। अगर बी ऑप्शन में देखें तो x को 50 से रिप्लेस किया तो 50 इंटू 5, तो y का मीन क्या बन जाएगा हमारे पास 250। और अगर सी की बात करें y इज इक्वल टू -20 प्लस 4 इंटू 50, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 180। ये y के मीन आ गए हमारे पास, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स है उनके मीन की वैल्यूज आ गए हमारे। अब अगर बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोगों ने पढ़ा था, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस और इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। तो फर्स्ट में चेंज ऑफ ओरिजिन है, स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज सेम रहेगा। जबकि अगर चेंज ऑफ स्केल की बात करें 5x चेंज ऑफ स्केल है, तो हमने कहा था कि x को रिप्लेस कर देना स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, तो x की जगह पर 4 आ गया, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास हो गया 20। इसी तरह सी में देखें तो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल है, तो चेंज ऑफ ओरिजिन के पार्ट को इग्नोर कर दो, सिर्फ चेंज ऑफ स्केल को लेकर आना। और हमेशा याद रखिएगा कि बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर यहां पर -4x होता तो इसका यह मतलब नहीं था कि मैं स्टैंडर्ड डेविएशन नेगेटिव लूं, कांस्टेंट का मॉडुलस लिया जाता है ताकि हम लोग पॉजिटिव आंसर कर सकें। अब यहां पर देखिए -20 को इग्नोर कर दो, आपके पास ये मौजूद है 4x, तो x को भी 4 से रिप्लेस करो, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा 16। हमसे वेरिएंस पूछा गया था, तो आप इस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लेते जाएं, 16, 400 एंड ये इनके वेरिएंस की वैल्यू हो गई। ऑल क्लियर? क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर आपको वैल्यूज गिवन है, आपने सबसे पहले इन वैल्यूज का एनालिसिस करना था। क्या पूछा गया आपसे? तो इनका मीन की वैल्यू फाइंड करो, साथ में तो इनके स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फाइंड करें। तो आपने ये वैल्यूज अपने कैलकुलेटर को बता देनी थी। 105, 97, 100, 102, 96। एसी की प्रेस की, शिफ्ट 142, 100 मीन की वैल्यू आ गई, एंड शिफ्ट 143 ये स्टैंडर्ड डेविएशन 3.28। अब जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है वहां पर जाकर x को रिप्लेस कर देना था 100 से, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो उसके लिए जनाब 50 तो आप वैसे ही इग्नोर कर दो क्योंकि ये चेंज ऑफ ओरिजिन है। चेंज ऑफ स्केल में देखिए तो ये -0.05x, लेकिन आपने यहां पर भी माइनस को भी इग्नोर कर देना है, और आपने इस स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई करवा देना है 0.05 के साथ, ना कि माइनस के साथ। ओके, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया 0.05 तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन गया 0.164। जबकि अगर हम लोग बात करें इसमें 50 माइनस 0.05 इंटू 100, तो मीन की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 45। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सब बच्चों को, राइट? मेजर ऑफ डिस्पर्शन के तमाम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं अपने लेक्चर में ही, लेकिन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो अभी रहते थे।
क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 हो गए थे। इसी तरह से 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हम लोगों ने करना था। 16 को देख करते हैं। 16 का प्रॉपर मेथड आप लोगों को बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना है। एक मर्तबा क्वेश्चन को पढ़ लें। द मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर्स, और वो 3 नंबर्स नहीं बताए, कहते ए बी एंड सी हैं, और उनके मीन की वैल्यू बताओ। अरिथमेटिक मीन की वैल्यू 72 है और उनके ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू हमारे पास 60 है। फिर कहता है तीनों नंबर्स फाइंड करके दें। When the arithmetic mean of first two numbers, अब देखें a एंड b तो फर्स्ट टू नंबर्स है ना, फर्स्ट टू नंबर्स का जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन बने वो 45.5 बने। अब इसको हम लोग कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए भाई, अगर ये तीनों मेरे पास कांस्टेंट नंबर्स होते मैं अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करता? मैं इन तीनों को ऐड करता, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मैंने किया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? 72। ये बात समझ आ गई? अच्छा, इसी को जरा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 72 इंटू 3 इज इक्वल टू 216। ये बात क्लियर हो गई। इसी तरह से जब मैंने इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन लिया होगा तो वो कुछ इस तरह से मेरे पास आया होगा, a b c का अंडर रूट इज इक्वल टू क्यूबिक रूट। तो ये मेरे पास आ गया होगा। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या मैं इसको यूं लिख दूं, ए बी सी होल रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 60। अब इसकी पावर को खत्म करना है मैंने, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये खत्म हो जाएगी, इसकी पावर ये आ जाएगा ए बी सी इज इक्वल टू, और यहां पर 60 रेज टू पावर 3 बन जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे देखें ए बी सी इज इक्वल टू 60 का क्यूब, ये बात क्लियर। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, कहते हैं फर्स्ट टू नंबर्स का मीन। तो फर्स्ट टू नंबर्स का मीन मैंने कैसे फाइंड किया होगा, a प्लस b डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 45.5। तो यहां से a प्लस b मुझे क्या मिल गया, 45.5 मल्टीप्लाइड बाय 2। यहां तक कोई इशू? तो इस इक्वेशन में जाएं और a प्लस बी पुट कर दें 91। क्लियर? a प्लस बी की वैल्यू आपको यहां से मिल गई। a प्लस बी की वैल्यू पुट करें 91 प्लस c इज इक्वल टू 216, और यहां से c की वैल्यू फाइंड करें 216 माइनस 91 125। ये आपके पास c की वैल्यू आ, यहां तक कोई मसला? ऑल क्लियर? अच्छा, अब इस c की वैल्यू को हम लोग जाकर इसमें पुट कर सकते हैं, तो यहां से a b बाकी रह जाएगा। हम लोग इसे लिख सकते हैं 125 a b इज इक्वल टू 216,000। क्लियर? और यहां से ए बी की क्या वैल्यू मिलेगी हमें, 216,000 डिवाइडेड बाय 125 1728। क्या आपको यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी हैं? कोई इशू? अब यहां पर आपके पास ना दो इक्वेशंस बन गई। अब इक्वेशंस के ऊपर आओ। अब मुझे चाहिए ए एंड बी की वैल्यू। सी की वैल्यू तो फाइंड हो चुकी है ना। ए और बी की वैल्यू के लिए एक इक्वेशन आपके पास ये है और दूसरी इक्वेशन आपके पास ये है।
अब ये जिस तरह से इक्वेशंस का टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा था ना, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो भाई मुझे दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका सम 91 हो और उनका प्रोडक्ट 1728 हो। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना आप इनमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर लें। इसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर लें, चाहे ए को चाहे बी को। अब अगर हम लोग कहें कि b इज इक्वल टू 1728 डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू जाके इसमें पुट कर दो, क्योंकि दोनों एक जैसी नहीं थी ना, साइमल्टेनियस नहीं थी, इस वजह से ये सॉल्व नहीं हो पा रही थी। तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर एक ही वेरिएबल लेकर आएंगे। अब ए की जगह पर तो हमारे पास ए आ जाएगा, बी की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 1728 डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू, अब देखें सिंगल इक्वेशन विद वन वेरिएबल, अब ये सॉल्व हो सकती है। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना ए को, इस डिनोमिनेटर को खत्म करो, ए को मल्टीप्लाई करवा देंगे पूरी इक्वेशन के साथ, तो यहां पर यह बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 1728 इज इक्वल टू 91 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको रीअरेंज कर लें, ए स्क्वायर माइनस 91a प्लस 1728 इज इक्वल टू, कैलकुलेटर पे वैल्यू पुट करें तो आपको ए की दो वैल्यूज मिल गई, और वो है हमारे पास 64 एंड 27। ये दोनों ही वैल्यूज एक ही हो सकती हैं। अब b की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपने इस a की वैल्यू को इधर आके पुट करना है। अगर हम a की वैल्यू को पुट करें 1728 डिवाइडेड बाय 64, तो b की वैल्यू मिलती है 27, और अगर हम लोग इसको पुट करें 27, तो b की वैल्यू हमें मिल जाती है 64। अब मेरे पास जो सॉल्यूशन बन सकता है ना, वो कुछ इस तरह से बन सकता है 27 64 125 या 64 27 125। इन दोनों, ये दोनों ही ठीक सॉल्यूशन हैं इसके। क्लियर है ये बात? अब जब आपके पास एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने इस तरह से सॉल्व नहीं करना है इसको, आप लोगों ने ऑल्टरनेटिव मेथड पे जाना है कि जब ये तीनों नंबर आपके पास गिवन हो तो इन पर कंडीशंस अप्लाई करवाओ, और देखो कि भाई मुझे कुछ ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका अरिथमेटिक मीन 72 हो, जिनका ज्योमेट्रिक मीन 60 हो, जिनके फर्स्ट टू नंबर्स का अरिथमेटिक मीन 45.5। जिन नंबर पे ये तीनों कंडीशन मीट हो जाएं वो आपका करेक्ट आंसर। ओके, आप लोगों ने इसमें से ये कुछ भी नहीं करना, ऑल्टरनेटिव वे पे रहो। डन? आई होप के क्वेश्चन नंबर 16 समझ आ गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लें पहले क्वेश्चन को एक मरतबा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ लिया? क्या फाइंड करना है इसमें? एवरेज किसकी? अच्छा, क्वेश्चन को ना गौर से देख लिया करें कि हम लोगों ने फाइंड क्या करना है। कंप्यूट द एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर। अब एवरेज जो फाइंड करनी है ना, वो लेबर की कॉस्ट की एवरेज फाइंड करनी है। किस लिहाज से? पर आवर फॉर ईच कैबिनेट। अब देखें, आप ना दो किस्म के कैबिनेट्स बनवा रही हैं,
और वो आपसे कह रहे हैं लेबर आवर्स पर कैबिनेट हमारे पास टीवी कंसोल्स के लिए अलग से है और स्टीरियो सिस्टम्स के लिए अलग से है। मतलब आप कोई भी कैबिनेट बनवाएं तो वो 3 डिपार्टमेंट्स में से होके गुजरता है। सबसे पहले असेंबली डिपार्टमेंट, फिर हमारे पास आ जाता है डेकोरेटिंग और फिर क्रैकिंग। अब तमाम डिपार्टमेंट्स में अलग अलग वेजेस मौजूद हैं, अलग अलग वेज रेट मौजूद है, अलग अलग लेबर मौजूद है। तो उसने आपको बताया है कि भाई हम लोग असेंबली के लिए 10 रुपीज पर आवर चार्ज करते हैं, ये उनकी लेबर की वेजेस हैं। 10 रुपए 1 घंटे के चार्ज करते हैं असेंबली डिपार्टमेंट वाले। डेकोरेटिंग वाले 8 रुपीज पर आवर चार्ज करते हैं, जबकि क्रैटिंग वाले 4 रुपीज पर आवर चार्ज करते हैं। आप टीवी कंसोल्स बनवाने के लिए गए, असेंबली वाले ने कहा कि भाई 5 घंटे लगेंगे इसको बनाने में, और मैं आपसे 10 रुपए पर घंटा के हिसाब से चार्ज करूंगा। क्लियर हो गई है बात? इसी तरह से डेकोरेटिंग वाले ने कहा कि भाई 3 घंटे लगेंगे मुझे इस काम पे, और मैं 8 रुपए पर घंटा के हिसाब से चार्ज करूंगा। और क्रैटिंग वाले ने कहा कि 2 घंटे में काम कंप्लीट हो जाएगा और 4 रुपए पर घंटा के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ओके, अच्छा अब यहां पर देखें भाई, इसको जरा लेमैन अप्रोच की तरफ लेके चलते हैं। मतलब जिसके पास मीन का कोई भी नॉलेज ना हो, वो क्या करेगा, वो ये सोचेगा यार अगर मैंने एक टीवी कंसोल बनवाना है तो मुझे टोटल कितना टाइम उसके ऊपर रिक्वायर्ड होगा, 10 घंटे लग जाएंगे। एक टीवी कंसोल बनवाने में टोटल कितना टाइम लग जाएगा, 10 घंटे लग जाने हैं। 5 घंटे असेंबली वाले को, सेकंड डिपार्टमेंट वाले को 3 घंटे, थर्ड डिपार्टमेंट वाले को 2 आवर्स, तो ये टोटल टाइम कितना लग जाना है इसको। इसी तरह से उसे स्टीरियो सिस्टम बनवाने के लिए कितना टाइम चाहिए, 16 आवर्स। ये बात क्लियर होगी। अगर वो टीवी कंसोल बनवाएगा, उसका एक टीवी कंसोल कितने रुपीस में जाके बनेगा, वो पे करेगा 10 into 5, 50 पे करेगा इसको, 24 पे करेगा इसको, और 8 रुपीस पे करेगा इसको। टोटल कितने रुपीस पे कर देगा वो, 82। कितने घंटों के लिए, एवरेज क्या पूछी गई है, एवरेज क्या पूछी गई है, लेबर कॉस्ट की एवरेज पूछी गई है। तो 82 लेबर कॉस्ट नहीं है, कितने घंटों की, तो 82 डिवाइडेड बाय 10, 8.2, ये इसकी एवरेज है। राइट इसी तरह से अगर स्टीरियो सिस्टम की बात करें तो 10 into 4 40 जी, यहाँ 8 into 8, 4 into 4 120 divided by 16 7.5। मतलब टीवी कंसोल्स बनवाने के लिए आप ऑन एवरेज 8.2 रुपीस पर आवर पे कर रहे हैं, जबकि स्टीरियो सिस्टम्स बनवाने के लिए आप ऑन एवरेज 7.5 रुपीस पर आवर पे कर रहे हैं। क्लियर हो गई ये बात? अब जब एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम लोगों ने जिसकी एवरेज फाइंड करनी हो उसको एक्स कंसीडर किया करो, और उसको एक्स ना कंसीडर करो। मैंने वेजेस की, मैंने कॉस्ट की एवरेज फाइंड करनी है, उसको एक्स कंसीडर करो। और ये जो आपको बाकी डाटा गिवन है, ये भाई फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये बेसिकली वेटेज है इसकी, ये वेटेज है। तो वेटेड मीन का फार्मूला आपका हो जाता है समीशन WX डिवाइडेड बाय समीशन W। अगर गौर से देखो तो मैंने यही कुछ किया हुआ है, लेकिन आप लोगों ने अपना कैलकुलेटर उठाना है और यहां से जाके सॉल्व कर लेना है। शिफ्ट 3 1 फ्रीक्वेंसी को ऑन कर लेना है। अब फ्रीक्वेंसी आपके लिए वेटेज है, एक्स के कॉलम में जाके ये लिखें 10 8 4, और फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जाके लिख दें वेटेज 5 3 2, और जाके मीन की वैल्यू फाइंड करने। शिफ्ट 1 4 2 इज इक्वल
राइट। और जब सेकंड के लिए जाने लगे तो भाई शिफ्ट 1 2 डाटा के पास जाए। यहाँ पे x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी को चेंज करें 4 8 4, आपका टाइम भी सेव और क्वेश्चन सॉल्व हो गए आपके पास 7 पॉइंट। ऑल क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है लेकिन पूछने का अंदाज डिफरेंट है, जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं हमने फाइंड क्या करना था। अब पहले एक मतलब क्वेश्चन को पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि इफ 10 स्टूडेंट्स आर रिसीविंग ग्रेड ए, what minimum marks are required for grade A from the following data? और डाटा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में है। पता ये नहीं चलता कि फाइंड क्या करके देना है। तो बेटा ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपका 50 मार्क्स का एक टेस्ट हो रहा है और 50% वाला पास है, तो आप लोग ये सोचेंगे यार मुझे कितने मार्क्स लेने चाहिए कि मैं पास हो जाऊं, तो आप कहेंगे 25। 50 मार्क्स का टेस्ट हो रहा है और 50% वाला पास है, तो 25 लोगे तो पास हो जाओगे। अब चाहे आपके 26 हो, 27 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, आप पास हैं। लेकिन अगर 25 से कम है तो आप फेल हैं। इसी तरह से हमारे पास ये जो ग्रेडिंग सिस्टम वगैरह होता है या डिवीजन सिस्टम के 60% से अबव मार्क्स हैं तो फर्स्ट डिवीजन है, 60% से बिलो हैं तो सेकंड है। इसी तरह से ग्रेडिंग सिस्टम में हम लोग आ जाते हैं ग्रेड A+, A, B+, B, C, D, इस तरह से वो परसेंटेज इसके हिसाब से होते हैं। तो कहते हैं कि भाई आपकी क्लास के अंदर 10% स्टूडेंट होते हैं जिनके A ग्रेड है, तो बताओ A ग्रेड लेने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए? A ग्रेड लेने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए कि अगर उनसे कम आ गया तो ग्रेड B बन जाएगा। ओके, मतलब ये ऐसे ही है जैसे अभी आपने सोचा कि भाई 25 मार्क्स हुए तो मैं पास हूं, लेकिन 24 हुए तो फेलियर के लिए हायर मार्क्स हैं 24, लेकिन पास होने के लिए 25 मिनिमम मार्क्स है। राइट। अब यहां पर अगर आप देखो भाई ग्रेड ऑफ A किन स्टूडेंट्स को दोगे? जिनके हायर मार्क्स होंगे या जिनके लोअर मार्क्स होंगे? जिनके हायर मार्क्स होंगे। तो अगर आप लोग अपनी टाइमलाइन इस एक्सिस को देखें, एक्स एक्सिस, तो भाई ऐसे समझे जैसे ये 0 और ये 100% ऑफ द डाटा आप ग्रेड A किन स्टूडेंट्स को देंगे? इन 10% वालों को आप ग्रेड A दे रही हैं। राइट। और ये बाकी जो 90% वाले हैं इनको B, C, D बाकी ग्रेड्स में जाते हैं। राइट। अब आपने यहां पर आपकी नजर है कि ये वाले मार्क्स कितने हैं, तो इसके लिए बेटा आप यहां पे मौजूद हो तो यहां से जंप करोगे और इधर पहुंच जाओगे। तो देखो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो जाके P90 फाइंड किया। P90 ग्रेड A के मिनिमम मार्क्स होंगे और ग्रेड B के लिए मैक्सिमम मार्क्स होंगे। राइट। अब इस डाटा से P90 फाइंड करें। P90 फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ जी, क्या आएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? 4, 16, 39 ही है ना? हाँ जी, ये हमारे पास आ जाएगी 76, 119, 151, 170, 178, 185। अब P90 का फार्मूला पोजीशन फाइंड करने का, सबसे पहले पोजीशन 90 into 185 डिवाइडेड बाय
100 166.5 अब आप लोग देखें ये 166.5 कहाँ पे आएगा? इस क्लास में आ रहा है, राइट? अब आप कैलकुलेटर उठा लें, लोअर क्लास बाउंड्री ये 69 ये 70, तो ये क्लास लिमिट है 70 ना पुट कर देना, 69.5 प्लस क्लास इंटरवल, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 19 इनटू पोजीशन minus cumulative frequency of previous class is equal to, and the answer is 77.66. यहां पर वैल्यू आ रही है 77.66. क्या ये मार्क्स आ सकते हैं? नहीं, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट डिस्क्रीट डाटा होता है हमारे पास, या तो 77 मार्क्स होंगे या फिर 78. 77 मार्क्स आपके आ गए ना तो आपका ग्रेड बी है, और 78 मार्क्स आपके आ गए तो आपका ग्रेड ए. तो ग्रेड ए के लिए मिनिमम मार्क्स और ग्रेड बी के मैक्सिमम मार्क्स 77. क्लियर होगी बात? कर लेंगे सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 19. शाबाश, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ें. अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 19 दो इंफॉर्मेशन है. कहता है सबसे पहले भाई एक्स एंड वाई की वैल्यू बताओ, और दूसरे में आपसे कहता है द मीडियन ऑफ दिस सेट ऑफ 9 नंबर्स. और इंफॉर्मेशन क्या गिवन है हमारे पास, उसने ना ये नंबर उठाकर आपको दे दिए एक्स एंड वाई शामिल करके. कहता है इन 9 नंबर्स के जो मीन की वैल्यू है वो 7 है, और इनका जो मॉड आ रहा है वो हमारे पास 4 है. आपने एक्स एंड वाई बताना है. भाई अगर ये सिर्फ मुझे मीडियन बता देता, ये मॉड ना बताता, मैं दो वैल्यूज नहीं कैलकुलेट कर सकता था. या फिर उन दो वैल्यूज के दरमियान मुझे रिलेशनशिप बताता कि फर्स्ट वैल्यू इज ट्वाइस ऑफ द सेकंड वन, second value is twice of the first one, second value is 10 greater than the first value, first value is 2 less than the second value. इस किस्म की कोई इंफॉर्मेशन बताता ना, फिर भी सॉल्व हो सकते थे. उसने एक्स एंड वाई के बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं बताई, मैं सिर्फ मीन से सॉल्व नहीं कर सकता, इसीलिए उसने हमें मॉड की वैल्यू बता दी. अब मॉड हमारे पास क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डाटा मॉड होता है. उसने क्या कहा, हमारे डाटा का मॉड कौन है? 4. अगर मैं इसको एक लम्हे के लिए इसको इग्नोर कर दूं एक्स एंड वाई, और मैं रिमेनिंग 7 वैल्यूज के मॉड देखूं, तो मुझे 4 भी मॉड नजर आया और मुझे 12 भी मॉड नजर आया, यहां तक 7 वैल्यूज. तो ऐसी सिचुएशन में तो मेरे डाटा में 2 मॉड हैं, उसने मुझे सिर्फ एक मॉड बताया, तो मतलब 12 नहीं है. और 4 मॉड कब बना होगा? जब इन दोनों में से एक वैल्यू 4 हुई. अब ये मोस्ट फ्रीक्वेंट हो गई है और मॉड बन गया 4. क्लियर? अब सिर्फ एक वैल्यू मिसिंग है, और अब मीन ने मदद करनी है तुम्हारी उस सेकंड वैल्यू को फाइंड करने के लिए. अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर उठाए, फ्रैक्शन 4 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 3 प्लस 4 प्लस x unknown value divided by 9 is equal to 7. ये मिसिंग वैल्यू आपके पास आ गई. तो दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है? 8 आ गई है. ऑप्शन ए कंप्लीट.
अब क्या कहता है, अब भाई मीडियन पूछ लो हमसे, कुछ भी पूछ लो, हम लोग इजीली आंसर करते हैं। अब मीडियन फाइंड करने के लिए मीडियन वैल्यू ऑफ द डाटा, ये टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 9 + 1 10 डिवाइडेड बाय 2, फिफ्थ वैल्यू। तो फिफ्थ वैल्यू हमारे डाटा की कौन सी जाके बनेगी, ये देखें, ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू। ओके, तो फिफ्थ वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है 6, राइट। डाटा को अरेंज किया है। फर्स्ट हमारे सबसे पहले पोजीशन फाइंड की 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2, फिफ्थ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर थर्ड हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, अरेंज करेंगे डाटा, फिर 3 टाइम्स 4 है हमारे पास, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये खुद होंगे। अब फोर्थ से ग्रेटर वैल्यू सिक्स्थ है, जो कि फिफ्थ पोजीशन पर मौजूद है। ओके, क्वेश्चन सॉल्व। 20, 21 हम लोग पहले सॉल्व कर चुके थे, 22, 23 हो चुका था, 24 भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वैल्यू एक मिसिंग है हमारे पास और हमें मीन की वैल्यू बता दी, तो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब देखें, इससे पहले भी हम लोगों ने ऐसे ही किया था कि एक वैल्यू मिसिंग थी, मीन की वैल्यू कीमत थी, अभी हम लोगों ने फाइंड किया है। यहाँ पर सिर्फ फर्क क्या है कि साथ में फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं। भाई इसे भी आप लोगों ने कैलकुलेटर पे ही सॉल्व करना है कुछ इस तरह। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो मीन की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, समीशन fx डिवाइडेड बाय समीशन f। तो भाई fx करते जाओ, 10 × 8 प्लस 20 × 10 प्लस 20x प्लस 14 × 15 प्लस 50 × 7 divided by 8 plus 10 plus 20 plus 15 plus 7 is equal to 30.5 और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। And the answer is 30. क्लियर? अच्छा, अब यहां पर भाई ये कोई लॉजिक्स नहीं है कि 10, 20, 40, 50 तो 30 आएगा, यहाँ पर वैल्यू डिफरेंट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी आप लोगों ने ग्रेड ए के लिए किया था, क्वेश्चन नंबर 18, बिल्कुल उस लॉजिक का क्वेश्चन है, लेकिन कुछ इस तरह से कहते हैं, the frequency distribution of the daily wages of 30 employees in a firm is given below। अब ये उनकी डेली वेजेस आ गई हैं और ये वेजेस इन ₹1000 समझ लो कि 60,000 से लेके 75,000 तक वेजेस लेने वाले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 2 हैं। 75,000 से 90,000 तक वेजेस लेने वाले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 5 हैं। 90,000 से 105,000 तक वेजेस लेने वाले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 10 हैं। और ये डाटा उसने कंप्लीट कर दिया। क्या डाटा समझ आ गया? Yes, sir. कहता है कि 20 हमारी ऑर्गेनाइजेशन के 20% एम्प्लॉयज आर गेटिंग वेजेस लेस देन ₹। अब भाई ये कुछ ऐसी सिचुएशन है, ये देखें, भाई मिनिमम वेजेस हमारे पास कितनी है, मैक्सिमम वेजेस कितनी है, 20% लेस देन। ये मैंने एक लाइन लगाई, ये देखें, मैंने ये वैल्यू से फाइंड करके देनी है। कहते हैं इससे कम वेजेस लेने वाले एम्प्लॉयज 20% हैं, बताओ कि वेजेस क्या है। ओके, तो मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन गिवन है, यहां तक पहुंचने के लिए मैं फाइंड करूंगा ना के P80। ये कौन सा वैसा ना रख लेना भाई, वहां पे ग्रेड ए लास्ट वालों को दे रहे थे, जहां पे वो स्टार्ट कम सैलरी वाले लोगों की बात कर रहा है, तो P20 फाइंड करके देंगे। तो इस डाटा में P20 फाइंड कर लेना था हम लोगों ने, और वो P20 हमारे पास आ जाना था 2, 7, 17, 25, 30। अब 20% के लिए 20 ×
30 divided by 100 is equal to 6. 6 हमारे पास आएगा इसमें, और हमने उठा लेना है फिर कैलकुलेटर। अब जाके 74.5 ना लिख देना, ये क्लास बाउंड्री ही है। 75 प्लस 15 divided by 5 into 6 minus 2 is equal to 87। यहाँ पर 87 मतलब 87,000 से कम सैलरी लेने वाले 20% लोग हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो आप लोग सॉल्व करके दे सकते हैं मुझे, जल्दी से सॉल्व करें। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जल्दी से सॉल्व करके दें मुझे, बहुत इजी क्वेश्चन। If a firm gives bonuses of rupees 10, 15, 20, 25 and 30 for individuals for the respective wage group, find the average bonus paid। बेटा गवर्नमेंट जब अनाउंस करती है ना कि भाई आपकी सैलरीज में 20% का इंक्रीज हो चुका है, इसका ये मतलब नहीं है कि इक्वल इंक्रीज है। इसका ये मतलब नहीं है कि भाई जिसकी सैलरी है ना 20,000 रुपए, उसकी सैलरी में 4,000 रुपए का इंक्रीज आया है, लेकिन जिसकी 1 लाख रुपए है उसमें 20,000 रुपए का इंक्रीज आया है। ओके, मतलब जो पहले से हैवी सैलरी ले रहा था उसका इंक्रीमेंट भी हैवी लगता है, और जो पहले से ही लो सैलरी पर था उसका इंक्रीमेंट भी लो ही लगता है। तो परसेंटेजेस में ये मतलब ये कोई कांस्टेंट नहीं है। यहां पर भी बोनस इसी तरह से दिए गए कि भाई जिसकी सैलरी है ना हमारे पास 60 से 75, उसको हम लोग बोनस देंगे 10 रुपए का। जिसकी हमारे पास वेजेस हैं 75 से 90, उसको हम लोग बोनस देंगे 15 रुपए का। मतलब इसको बोनस मिल रहा है 10 रुपए का। इस वेज ग्रुप, देखिए उसने खुद कहा था रिस्पेक्टिव वेज ग्रुप, सेकंड ग्रुप के लिए बोनस मिल रहा है, थर्ड के लिए 20, 25 एंड 30। और अगर आप लोगों ने इनको ऐड किया और डिवाइडेड बाय 5 किया तो आपने गलत किया, क्योंकि बेटा ये 10 का बोनस 2 लोगों को दूंगा, ये 15 का बोनस 5 लोगों को मिलेगा, ये 20 का बोनस 10 लोगों को मिलेगा, और ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ना कि आपने इनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 करना। क्लियर? तो अब इसका एवरेज बोनस हमारे पास किस तरह से आ जाएगा, ये बोनसेस लिखें, जिसकी एवरेज फाइंड करनी हो वो एक्स के कॉलम में आएगा। एवरेज बोनस फाइंड करना था वो एक्स के कॉलम में आ रहे हैं, तमाम बोनसेस एक्स के कॉलम में 10, 15, 20, 25, 30। और यहाँ फ्रीक्वेंसी, भाई 10 का बोनस कितने लोगों को दे रहे हैं, और आप लोगों ने तो एक को दिया था, आपने टोटल अपने 5 एम्प्लॉयज को बोनस दिया, तो बाकी 25 का क्या करोगे? तो वो गलत एवरेज है। अब यहां पर क्या आ जाएगा, 5, 10, 8, 5 and the average bonus is 21.5। ये इसका आंसर था। तमाम बच्चों को क्लियर? जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। यहां पर बेटा मॉड की वैल्यू गिवन। अब देखिए मॉड के लिए हम लोग देखा करते थे मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास का पता चला करता है हमें जिस ऐसी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ही मिस है, मुझे क्या पता एक्स की वैल्यू कम है या ज्यादा है 28 से। सपोज कम है, फिर तो मॉडल क्लास ये 60 to 70 वाली, तो मॉड की वैल्यू ने आपको बताना है कि मॉडल क्लास कौन सी है। लाजमी बात है मॉड हमेशा मॉडल क्लास से निकला होगा, तो मेरे पास मॉड की वैल्यू क्या है 66। तो 66 कौन सी क्लास में होगा, इस क्लास में, ये मॉडल क्लास है।
अब जाके फार्मूला अप्लाई कर दो इसके ऊपर। क्या फार्मूला होता है हमारे पास? मॉड इज इक्वल टू, ये पहले मैथमेटिक्स मॉड में इसको रखा करो, 66 इज इक्वल टू, हाँ जी, अब इसका फार्मूला लोअर क्लास बाउंड्री, और ये 60 लोअर क्लास बाउंड्री ही है। आदत ना बना देना कि 60 है तो 59.5, ऐसा नहीं है। 60 प्लस, अब उसके बाद फ्रैक्शन ऑन करें, FM 28 माइनस 22 डिवाइडेड बाय 28 माइनस 22 प्लस 28 माइनस F2x, यहां से आपको मिसिंग वैल्यू मिल जानी है, इनटू h, और क्लास इंटरवल कितना है? 10 शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, एंड आंसर इज, बस ये इतना सा क्वेश्चन था आपके पास। ऑल क्लियर? गुड। बाकी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।